नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइट के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा इस बात का खुलासा किया गया था कि भारत अपनी खुद की एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स को स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इसी रॉकेट फोर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रॉकेट फोर्स क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत है और ये किस तरीके से एडवर्सरीज के खिलाफ भारत को एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। तो चलिए अब और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उनमें से हैं जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देंगे उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया है और उसके माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रॉकेट फोर्स है क्या। तो जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रॉकेट फोर्स किसी भी देश की मिलिट्री की उस स्पेशलाइज्ड आर्म को कहा जाता है जो मुख्य रूप से रॉकेट्स और मिसाइल सिस्टम जैसे वेपन्स को ऑपरेट करती हो। और आसान शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि ये आर्टिलरी का ही एक एडवांस फॉर्म है। और आपको ये भी बता दें कि अभी वर्तमान समय में पूरी दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जो एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स को ऑपरेट करते हैं और इन 2 देशों में आते हैं चाइना और रशिया। हालांकि जो अदर कंट्रीज है उनके पास भी रॉकेट फोर्स है, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर ऑपरेट करती है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास भी अपनी एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कि मुख्य रूप से भारत के टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉकपाइल को मैनेज और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी वजह से इसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है और ये भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। इसे 4 जनवरी 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय बनाया गया था और एयर मार्शल तेजा मोहन अस्थाना को इसका पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। और इस कमांड की फंक्शनिंग को अगर आपको आसान शब्दों में समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर भारत को किसी पर न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने की जरूरत पड़ती है तो फिर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद यही वो कमांड है जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी वाली प्रोसेस को इनिशिएट करेगी। और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एसेट्स आते हैं। लेकिन भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, इसका जो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने वाला जो प्रोसीजर है और इसकी जो कमांड चेन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद सवाल ये आता है कि भारत को एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स की आखिर जरूरत क्यों है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अलावा जो बाकी के नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो सभी इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी आर्म है वो अधिकतर रॉकेट लॉन्चर्स जैसे कि पिनाका, BMP-21, स्मर्च इन सभी को ऑपरेट करती है। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी कई अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट करती है और खास करके सरफेस टू एयर मिसाइल्स। और जबकि इंडियन नेवी के पास भी मिसाइल्स की अच्छी खासी संख्या मौजूद है, लेकिन उनमें से अधिकतर एंटी शिप रोल्स के लिए होती हैं। तो अब ऐसे में अगर भारत अपनी खुद की एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बनाता है तो उससे होगा ये कि भारत के जितने भी रॉकेट्स, मिसाइल सिस्टम्स ये सभी हैं ये एक कमांड चेन के अंदर लाई जा सकेंगे और इन सभी रॉकेट्स और मिसाइल्स को हैंडल करने, उन्हें मेंटेन करने और फायर करने के लिए भी एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स होगी। हालांकि इस काम के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन वो सभी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में डिवाइडेड हैं, यानी कि वो सभी एक चेन ऑफ कमांड के अंडर नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम इन सभी को एक ही चेन ऑफ कमांड के अंदर ले आए तो इससे मिसाइल्स की इन्वेंट्री को मैनेज करना और भी आसान रहेगा। इसके अलावा इतनी सारी मिसाइल्स और रॉकेट्स में से टारगेट को हिट करने के लिए एक सही मिसाइल को चुन के फायर करने में जो रिएक्शन टाइम है वो भी काफी कम रहेगा और इस मामले में केवल एक ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी जो डायरेक्टली इस डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स के चीफ को अप्रोच करेगी और जो भी जरूरी एक्शन लेना होगा तो उसके लिए डायरेक्टली ऑर्डर भी दे सकेगी। यानी कि कुल मिलाकर किसी मिसाइल्स को फायर करने का जो लंबा प्रोसीजर होता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स मिसाइल्स के डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस को ऑटोनोमस कर सकती है और जिससे डिप्लॉयमेंट की जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बन जाएगी। और इन सब के अलावा ये हमारे एडवर्सरीज के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी करेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भविष्य के अब जो युद्ध होंगे उनको लेकर इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य के युद्ध में जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि दुश्मन के स्ट्रेटेजिक और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तेजी से डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए और वो भी बिना अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर भेजे। और ऐसे में काम किया जा सकेगा मिसाइल्स और रॉकेट्स की मदद से। और फिर जब बात आती है मिसाइल्स की तो इस पर यह भी डिपेंड करता है कि हम इन सिस्टम को युद्ध में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में जो तेजी से वार करने में सक्षम है तो उसे एक अपर हैंड ऑलरेडी इसमें मिलेगा और इसलिए इस मामले में भी एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स काफी काम आती है। और चूंकि भविष्य के बैटलफील्ड अधिकतर कॉन्टैक्टलेस ही होने वाले हैं जिसमें अनमैन्ड वॉरफेयर, स्टैंड ऑफ वेपन्स, साइबर और सीक्रेट ऑपरेशंस जैसी चीजें रहेंगी और जो कि टैंक वर्सेस टैंक या हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसी चीजों को रिप्लेस कर देंगी। और ऐसे में जो रॉकेट फोर्स है वो भी एक तरीके से कॉन्टैक्टलेस तरीके से युद्ध लड़ने वाली टेक्निक है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं
जो इस बात को दर्शाते हैं कि भारत को भी रॉकेट फोर्स की जरूरत क्यों है। और अगर बात करें भारत के रॉकेट फोर्स के कुछ पॉसिबल कंपोजिशन की, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें अग्नि सीरीज की मिसाइल्स, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स, धनुष, प्रहार, प्रलय, के फैमिली की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, शौर्य, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस NG, अपकमिंग निर्भय मिसाइल और ऐसे ही वो अन्य सभी सिस्टम्स रहेंगे जो भी वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के अलग अलग सर्विसेज में डिवाइड हैं। तो अगर इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर जाया जाए तो जो ये रॉकेट फोर्स होगी ये थिएटर कमांड वाली प्रोसेस की प्रक्रिया को और भी तेज करेगी और इसकी वजह से भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच तालमेल को और भी बढ़ाया जा सकेगा। और इन सब के अलावा ये इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और अगर भारत के खिलाफ कोई भी पॉसिबल ऑफेंसिव होता है तो फिर हमारे पास उसका बहुत तेजी से जवाब देने के लिए भी फोर्स मौजूद रहेगी। और बाकी इस रॉकेट फोर्स को लेकर आपको क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को स्पीड के लाइट से आपने लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन तो आप सभी के लिए ओपन है ही। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर डिफेंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।